हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लड़की सायका कुडो से होती है जो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है। वो लोगों से बात करने में झिझकती है और क्लास के बच्चे उसे अक्सर तंग करते रहते हैं। उसके घर में एक छोटा भाई रयुता और एक बहन मायूमी है। उसके डैड का पूरा ध्यान सिर्फ रयुता पर रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आगे चलकर एक बड़ा बेसबॉल प्लेयर बनेगा। वहीं सायका और उसकी बहन अपनी मॉम के ज़्यादा करीब रहती हैं, जो उनका बहुत ख्याल रखती हैं। सायका की क्लास के लगभग हर बच्चे के पास कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन सायका के अंदर ऐसी कोई चाह या लक्ष्य नहीं होता। स्टडी में भी वो कमज़ोर रहती है। एक दिन खेलते समय उसके सिर पर बॉल लग जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल उसकी मॉम को बुलाते हैं और साफ कह देते हैं कि सायका जैसे स्टूडेंट को वे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। टीचर्स को लगता है कि उसमें कोई मानसिक समस्या है और उसे किसी स्पेशल स्कूल में भेज देना चाहिए। सायका की मॉम बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उनकी बेटी को एक मौका और दिया जाए, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी जाती है। घर लौटते वक्त सायका की मॉम रास्ते में कुछ लड़कियों को देखती है जिनकी स्कूल यूनिफॉर्म उन्हें बहुत पसंद आती है। उसी से प्रेरित होकर वो सायका का एडमिशन उसी स्कूल में करवा देती है। नए स्कूल के पहले दिन सायका काफ़ी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि यहाँ भी लोग उसे पहले की तरह परेशान करेंगे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। यहाँ के बच्चे उससे अच्छे से पेश आते हैं, खासकर 3 लड़कियों का एक ग्रुप जो तुरंत उसे अपनाकर अपनी दोस्त बना लेता है। वे लड़कियां सायका को अपने जैसा बनाना शुरू करती हैं, उसे स्कर्ट स्टाइल करना सिखाती हैं, वॉशरूम में उसका मेकअप और हेयर सेट करती हैं और धीरे धीरे उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेती है। समय के साथ वे सभी ग्यारो स्टाइल अपनाने लगती हैं, जहाँ वे वेस्टर्न लुक फॉलो करती हैं, बालों को रंगती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, पार्टी करती हैं और स्टडी से दूरी बना लेती है। उनके होमरूम टीचर मिस्टर निसुमुरा इस बात से परेशान रहते हैं और रोज उन्हें डांटते हैं। उनका मानना होता है कि ये लड़कियां कभी भी कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगी। सायका की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है, लेकिन घर पर हालात वैसे ही रहते हैं। उसके डैड उससे लगभग रिश्ता तोड़ चुके होते हैं और सिर्फ उसे डांटने के लिए ही बात करते हैं। सायका भी उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करने लगती है, जबकि उसकी मॉम हर हाल में उसका साथ देती रहती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सेकंड ईयर के पहले दिन सायका स्कूल पहुंचती है। उसी दिन मिस्टर निसुमुरा उसके बैग में छुपा हुआ सिगरेट का पैकेट पकड़ लेते हैं। तुरंत उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है और उसकी मॉम को बुलाया जाता है। वहाँ सायका की सारी हरकतों के बारे में बताया जाता है। उसकी मॉम एक बार फिर स्कूल से गुजारिश करती है कि उनकी बेटी को एक मौका और दिया जाए। इस बार वो साफ कहती है कि स्कूल का काम सिर्फ टॉपर्स को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि कमजोर बच्चों को संभालना भी होता है। काफी बहस के बाद स्कूल वाले मान जाते हैं, लेकिन सायका को 1 महीने के सस्पेंशन की सजा दी जाती है। अब उसके पास बहुत सारा खाली समय होता है और इसी दौरान वो अपने बाल सुनहरे रंग में रंग लेती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर वो चाहे तो यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच सकती है। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा होता है कि वो मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकती है। इसके बाद सायका को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एक क्रैम स्कूल भेजा जाता है। वहाँ के टीचर सुबाता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसी लड़की पढ़ना चाहती है। फिर भी वो उसे मोटिवेट करते हैं और एक बड़ा चैलेंज लेते हैं, उसे क्यू यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का। ये सुनकर सायका हंस पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। सुबह उसकी स्टडी का स्तर जानने के लिए एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें सायका को 100 में से 0 नंबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं होते क्योंकि सायका ने हर सवाल को हल करने की कोशिश की होती है। यह चीज उन्हें उम्मीद देती है कि वो आगे बढ़ सकती है। इसके बाद वो उसे बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक मिडिल स्कूल लेवल से, क्योंकि उसका ज्ञान अभी बहुत कमजोर होता है। अगले दिन सायका अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वहाँ भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ स्टडी पर ही रहता है। उसकी फ्रेंड्स ये देखकर हैरान भी होती है और खुश भी कि सायका पहली बार किसी चीज को लेकर इतनी सीरियस हो गई है। सिर्फ 1 हफ्ते क्रैम स्कूल में पढ़ने के बाद ही उसे पहली बार 100 में से 5 नंबर मिलते हैं। यह भले ही छोटा स्कोर हो, लेकिन सुबह इसके लिए भी खुश होते हैं और आगे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सुबह एक ऐसे टीचर होते हैं जो अपने हर स्टूडेंट को बराबर समझते हैं। वो कभी किसी को ये महसूस नहीं होने देते कि वो कमजोर या बेवकूफ़ है, बल्कि हर वक्त उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं। हालांकि सायका को पढ़ना उनके लिए आसान नहीं होता क्योंकि उसे बहुत बेसिक बातें भी नहीं पता होती, जैसे दिशा का सिंपल ज्ञान। दूसरी तरफ सायका के डैड क्रैम स्कूल की फीस देने से साफ मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये पैसा बेकार जाएगा क्योंकि सायका कभी यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन उसकी मॉम हार नहीं मानती और खुद मेहनत करके उसकी स्टडी का खर्च उठाने का फैसला करती है। इसी बीच राजी का भी ट्रैक दिखा जाता है, जो सायका की तरह स्टडी में कमजोर होता है और दिन भर वीडियो गेम खेलता रहता है। उसके मॉम डैड चाहते हैं कि वो लॉयर बने,
लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। तब सुबाता उससे एक चालाकी से सवाल पूछते हैं, क्या वो बदला लेने वाला गेम जानता है? ये सुनकर रैज के अंदर एक नई आग जाग जाती है और वो ठान लेता है कि अब वो स्टडी करेगा, स्कूल जाएगा और अपने डैड को साबित करके दिखाएगा। समय के साथ सैका की मेहनत रंग लाने लगती है और वह धीरे धीरे बेहतर होती जाती है, लेकिन सुबाता चाहती है कि उसकी स्पीड और बढ़े। इसके लिए वो एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। हर गलत जवाब पर सैका को अपने चेहरे से एक लेयर मेकअप हटाना पड़ता है। साथ ही वह एक चैलेंज भी रखते हैं कि अगर सैका मिडिल स्कूल के इंग्लिश टेस्ट में 100 में से 100 ले आएगी तो वो अपनी बचपन की एक शर्मनाक फोटो सबको दिखाएंगे। इस चैलेंज के बाद सैका पूरी तरह स्टडी में जुट जाती है और आखिरकार वो पूरे नंबर हासिल कर लेती है। वादे के मुताबिक सुबाता अपनी पुरानी फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि वो खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। इसी वजह से वो चाहते हैं कि कोई भी बच्चा खुद को कम ना समझे। इसके बाद सैका अपने बाल वापस काले रंग में रंग लेती है और दोबारा स्कूल जाना शुरू कर देती है। जब मिस्टर निसुमुरा को पता चलता है कि सैका यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर वो सच में सफल हो गई तो वो स्कूल के मैदान में विदाउट क्लॉथ्स डांस करेंगे। सैका इस बात को चैलेंज की तरह लेती है और उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। एक दिन सैका और राइजी रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं, तभी वे देखते हैं कि सुबाता और मिस्टर निसुमुरा आपस में बात कर रहे हैं। वही उन्हें पता चलता है कि क्रैम स्कूल की फीस असल में निसुमुरा भी भर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि सुबाता सैका जैसी कमजोर स्टूडेंट पर समय बर्बाद करे। उनके लिए स्कूल की इमेज ज्यादा मायने रखती है। इस बात पर सुबाता उनसे बहस करते हैं और साफ कहते हैं कि उन्हें सैका पर पूरा भरोसा है। वो यकीन दिलाते हैं कि सैका एक दिन अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जरूर पहुंचेगी। ये सुनकर सैका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए फादर जैसी मजबूती से खड़ा होता है। घर पर उसकी मॉम भी नोटिस करती है कि क्रैम स्कूल ज्वाइन करने के बाद सैका में बड़ा बदलाव आया है। अगले दिन सुबाता मिस कुडो को बुलाकर बताते हैं कि सैका बहुत तेजी से सीख रही है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नजदीक है, इसलिए उसे हफ्ते में 6 दिन क्रैम स्कूल आना होगा, जिसकी फीस काफी ज्यादा होगी। इतना सब जानने के बावजूद भी मिस कुडो पीछे नहीं हटती और अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर फीस भर देती है। जब सैका को पता चलता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम इतनी परेशान उठा रही है तो उसे अंदर से बहुत दुख होता है और वो और ज्यादा मेहनत करने का फैसला करती है। एक दिन उसकी दोस्त उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है। सैका उसके साथ तो जाती है, लेकिन वहाँ भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ स्टडी पर ही लगा रहता है। ये देखकर उसकी दोस्त उसे हॉट स्प्रिंग ले जाती है और कहती है कि अब वे लोग एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि सैका कितनी मेहनत कर रही है। ये सुनकर सैका भावुक हो जाती है और रोते हुए उन्हें समझने के लिए धन्यवाद कहती है। कुछ महीनों बाद सैका आखिरकार हाई स्कूल के सिलेबस तक पहुंच जाती है, जहाँ उसे इससे लिखना सीखना पड़ता है। सुबाता उसे कई बुक्स देते हैं और न्यूज देखने की सलाह देते हैं ताकि उसका नॉलेज बढ़े, लेकिन जैसे जैसे स्टडी कठिन होती जाती है उसका फोकस बनाए रखना भी मुश्किल होने लगता है। अपनी मेहनत दिखाने के लिए वो अपने बाल भी छोटे करवा लेती है। वो इतनी ज्यादा स्टडी करने लगती है कि स्कूल में क्लास के दौरान उसे नींद आने लगती है। एक दिन मिस्टर निसुमुरा उसे बाल पकड़कर जगह देते हैं और उसकी मॉम को फोन करके कहते हैं कि सस्पेंशन के बाद भी सैका में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन उसकी मॉम जवाब देती है कि सैका अब पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है। अगले दिन क्रैम स्कूल में राजी पूरी तरह बदले हुए लुक में आता है, काले बाल और चश्मे के साथ। वो बताता है कि सैका से प्रेरणा लेकर उसने खुद को बदल लिया है। इसके बाद सैका अपना पहला मॉक एंट्रेंस एग्जाम देती है। जब रिजल्ट आता है तो उसे सिर्फ 60 नंबर मिलते हैं, जबकि उसकी टारगेट यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम 70 चाहिए होते हैं। सुबाता के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती है, लेकिन सैका को लगता है कि उसकी मेहनत अभी भी काफी नहीं है। घर पहुंचने पर वो देखती है कि उसके डैड उसके भाई रोहिता को मार रही हैं, क्योंकि वो अब बेसबॉल नहीं खेलना चाहता। गुस्से में रोहिता अपने डैड को धक्का देता है और चिल्लाकर कहता है कि वो कभी बेसबॉल खेलना ही नहीं चाहता था। इसके बाद वो घर छोड़कर चल जाता है और रात भर वापस नहीं आता। अगले दिन सैका फिर से मॉक एग्जाम देती है, लेकिन इस बार भी उसके नंबर कम आते हैं। लगातार तनाव और नींद की कमी के कारण वो टूटने लगती है और स्टडी से उसका मन हटने लगता है। सुबाता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर उसे और गुस्सा दिला देता है। वो उन पर चिल्लाकर क्रैम स्कूल से भाग जाती है और 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। फिर एक रात रियोता वापस घर आता है और अपने डैड को बता देता है कि उसने बेसबॉल टीम छोड़ दी है। दरअसल उसके डैड का खुद का सपना था बेसबॉल प्लेयर बनने का, जो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो वही सपना अपने बेटे पर थोप रहे थे। गुस्से में वो फिर से रियोता को मारते हैं, लेकिन इस बार उसकी मॉम बीच में आ जाती है और अपने हस्बैंड को रोकने के लिए गाड़ी का मिरर तक तोड़ देती है। तब वो एक पुरानी सच्चाई बताती है कि एक मैच से पहले रियोता को अस्थमा अटैक आया था, क्योंकि वो अपने डैड के डर से दबाव में था। ये सुनकर उनके डैड को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसके बाद सैका अपनी मॉम से कहती है कि वो उसके साथ यूनिवर्सिटी की फील्ड ट्रिप पर चले। अगले दिन दोनों यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने जाते हैं और वहाँ का माहौल देखकर सैका हैरान रह जाती है। उसकी मॉम चाहती है कि एक दिन सैका भी ऐसी जिंदगी जिए। सैका फिर क्रैम स्कूल जाकर सुबाता से मिलती है, उनसे माफी मांगती है और उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देती है। वो वादा करती है कि अब वो फिर से पूरी मेहनत के साथ स्टडी शुरू करेगी। एक हफ्ते बाद वो तीसरा मॉक एग्जाम देती है, लेकिन रिजल्ट देखने से डरती है। घर लौटने पर वो देखती है कि उसके डैड रोहिता के सारे बेसबॉल किट जला रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है
और वो अब एक अच्छे डैड बनना चाहते हैं। वो अपने बच्चों से वादा करते हैं कि वे उनके हर फैसले में उनका साथ देंगे। उसी दौरान साइका अपना रिजल्ट दिखाती है जिसमें उसे 65 नंबर मिले होते हैं और इस बार उसके मॉम डैड को उस पर पहले से ज़्यादा गर्व होता है। फिर एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है। भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। तब साइका के डैड खुद उसे छोड़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि फीस की चिंता ना करे, सब उन्होंने संभाल लिया है। उसे छोड़ते समय वो पहली बार अपनी बेटी के लिए जोर से चेयर करते हैं। साइका एग्जाम देकर घर लौटती है और फिर क्रेम स्कूल जाकर बताती है कि आज उसका आखिरी दिन है। वो रिजल्ट के डर से वापस नहीं आना चाहती। वो सुबाता से अपनी डिक्शनरी पर साइन करवाती है ताकि उसे हमेशा उनकी याद बनी रहे। जाते वक्त वो उन्हें एक लेटर भी देती है जिसमें उनके भरोसे और सपोर्ट के लिए धन्यवाद लिखा होता है। कुछ दिनों बाद जब वो ऑनलाइन रिजल्ट देखती है तो पता चलता है कि वो फेल हो गई है। वो सुबाता को कॉल करके बताती है लेकिन सुबाता हार नहीं मानते और कहते हैं कि आंसर शीट दोबारा चेक करवाई जा सकती है। साइका मना कर देती है लेकिन सुबाता उसकी तरफ से अपील डाल देते हैं। इसके बाद कुछ दिन वो अपनी पुरानी जिंदगी जीने की कोशिश करती है, दोस्तों के साथ घूमती है लेकिन अंदर से उदास रहती है। फिर एक दिन जब वो दोबारा रिजल्ट चेक करती है तो हैरान रह जाती है। इस बार उसका क्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका होता है। वो तुरंत साइकिल लेकर क्रेम स्कूल पहुंचती है और ये खुशखबरी सुबाता को देती है। पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। साइका और सुबाता दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर निसुमुरा अपना वादा निभाते हुए स्कूल के मैदान में अजीब हरकत करते हैं। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।